सपनों का सफरनामा पहुंच चुका है कानपुर के बर्रा में। आज की कहानी ऐसे एस्पिरेंट की है जिनके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि पूरे परिवार की जरूरत है। ऐसा लग रहा था कि बैंड कर लें, इसके बाद या तो हम पढ़ाई छोड़ दें। सभी सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। संघर्ष झेल रहे हैं, मतलब हमने किसी से मतलब इतनी धैर्य रखा, संतोष रखा, लेकिन फिर भी ऊपर वाला बच्चा मेरा रही जा रहा थोड़े थोड़े इसमें अगर थोड़ा कहते हैं कि जब आदमी एक्सपायर हो जाता है तो जब चिता जलती है तभी इंसान जलता है। लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ जाओ, इसलिए मैं जिंदा जल रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा जल रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही जो लास्ट टाइम में आउट हुआ फाइनल आउट, यही सबसे ज़्यादा डार्क डे था वो था। पापा ने ये नहीं था, हम मुझे एक आइसक्रीम मिला। नफरत सी होने लगी थी, हमें किताबों को देख रहे थे तो 2 स्टार होनी चाहिए कंधे। दरोगा हाँ। अनूप भाई का यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम नहीं था। उस समय सच में ऐसा लगा कि यार मरना ज़्यादा आसान है, लेकिन अनूप ने हार नहीं मानी, अपने संघर्षों को जारी रखा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो आइए चलते हैं, अनूप से बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मेरा नाम अनूप यादव है और मैं यूपी पुलिस और एसएससी में जीडी की वगैरह देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश मेरी वीक रही है, बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से मैं इस स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग कानपुर कब आए थे? सन 2006 में। 2006 में। तो आंटी क्या उद्देश्य था कानपुर आने का? मेरा ये उद्देश्य था कि हम अपने बच्चे पढ़ा लें, जो घर का है तो आज नहीं कल मिलेगा। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। तो गांव में अंकल जी के भाई भी तो होंगे? भाई हैं, पिताजी हैं, इनके बाबा भी हैं, तो अभी भी हैं बाबा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं? उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज भी नहीं दे रहे, ना एक दाना खाने पीने वाला, ना भैंसी पाली, ना कोई मेरे बच्चे को 10 रुपये किसी ने कागज तक नहीं बनवाया। ना मेरी कोई बुराई है, ना कोई लड़ाई है। संघर्ष झेल रहे हैं, मतलब हमने किसी से मतलब इतनी धैर्य रखा, संतोष रखा, लेकिन फिर भी ऊपर वाला बच्चा मेरा रही जा रहा थोड़े थोड़े इसमें अगर थोड़ा। जब आप लोग वहां से निकले तो उन्होंने ताने भी मारे? हाँ, क्या कह रहे थे कि जा रहा है, क्योंकि पिताजी हमारे किसानी नहीं कर पाते थे। किसानी नहीं शुरू से की। पिताजी हमारे ऊंट पाले थे, मतलब हमारे ऊंट थे तो वही चराते थे। हाँ। तो फिर पिताजी हमारे ज्यादा कुछ करते नहीं थे खास, सब लोग देखते थे, तो फिर उन लोगों को लगता था कि हमारे पिताजी की शादी जल्दी हो गई थी, तो इन लोगों को लगता था कि निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा, अभी कुछ आ जाएगा, अभी 2 महीने बाद लेके जा रहा है, लड़के बच्चे और परिवार लेके जा रहा है, बहुत उत्साह से जा रहा है। लेकिन जब अभी 2-4 महीने बाद ये सब यहीं आ जाएगा, क्योंकि इससे घर में जब नहीं कुछ होता, किसानी जैसे नहीं होता, तो वहाँ क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने भी कलेजा जिगड़ किया था कि अब मैं आऊंगी तो फिर कुछ बन के अपने बच्चे को कलेज आगे पढ़ा के ही आऊँगा। भले नौकरी मिले ना मिले वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो तो मैं करके ही आऊँगा। तो शुरू में जब आप लोग आए थे तो आपने बताया 500 रुपये रेंट था और अंकल जी की सैलरी 2100 रुपये थी। तो उस टाइम में कैसे सर्वाइव किया था? क्योंकि गाँव से तो कोई सपोर्ट मिला नहीं आपको, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं, अपना सिर्फ कपड़े लेके आए। मेरी माता रानी भोले बाबा सब भगवान पार करती है, हम समझ में नहीं आया कैसे कर गया। मतलब हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम अगर ज्यादा फाइनेंशियली वैसे रही है तो बुआ हमेशा सपोर्ट करती रही। हम वैसे तो भगवान पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, पर हमें लगता है कि इंसान और माता पिता ही भगवान होते हैं। और इसके अब जमाने में जैसा देख रहे हैं, भाइयों गला काट रहे हैं, अब के जमाने में इतना करना मेरे लिए मतलब भगवान ही है, साथ मिल गए हमको। नहीं, भगवान तो ही आपके पिताजी के भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ। उनकी बहन ने किया। हाँ, उनकी बहन। अंकल जी जब शुरुआत यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे काम किए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ। ऐसा नहीं कि एक नौकरी में फिक्स। अरे जो मिल जाता था, हाँ लेबरी जो भी मिल जाता था। कहते हैं कि जब आदमी एक्सपायर हो जाता है तो जब चिता जलती है तभी इंसान जलता है। लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ जाओ, इसलिए मैं जिंदा जल रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा जल रहे हैं। और पापा के पैर में कभी कभी ऐसे वो जो चिटकियाँ होती है ना, तो वो छोटी छोटी तीनी घुस जाती हैं, तो वो अंदर गहरे में चली जाती हैं। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन पिताजी कुछ था ना उनके मन में, तो
वो ज़्यादातर बातें शेयर नहीं करते कि घर में भी ऐसा बुना रहे हैं, बड़े खुश दिल से आते हैं। बताते नहीं है, बताते नहीं ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं तो बताते नहीं, तो अपनी बीती नहीं बताते। वो जो उनके जो वहाँ हो रहा है वो वहीं छोड़ के आते हैं। किसी की नौकरी लगी अब तक? किसी की नहीं। तो हमने यही तो सोच रहे हैं कि इस समय ये लग जाए कि मेरा नाम परिवार हो में जाए। पहला अगर नाम मतलब पहली चीज करना कितना शुरुआती करना कठिन शुरुआत होता है। करना सबसे मुश्किल होता है। नहीं, तो पहले वही बात पुराने है, में तो रहे हैं, मेरे ससुर असुर लेक पाला और सब पुराने में रहे हैं, मगर जो नई पीढ़ी से अब नहीं है, नए अब कोई नहीं है। अब कोई नहीं, हम लोगों की जनरेशन में। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी ही क्यों? प्राइवेट भी कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे कुछ। पापा की सैलरी इतनी मिनिमम है कि आप केवल सरवाइव कर सकते हो, खर्चा भी नहीं हो पा बचा नहीं सकते हो। कि आप सोच लो कि 500 रुपए आप एक्स्ट्रा आज बचा लो तो बचना नहीं है, बस सरवाइव। जैसे अगर पिताजी की थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ी है, सब जैसे शुरुआत से आए हैं, तो फिर रेंट भी बढ़ गया है, बाहर चीजें सब तो वही ले रहे हैं, पुलिस के ले रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हाँ, तो वही हिसाब से सब लोग पेमेंट बढ़ी तो वो सब बढ़ते रहे। तो उसका तो वही नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब का ये रहा कि एक तो पिताजी का था, मतलब वो बनाए कि मनाए थे कि मेरा लड़का हो जो सरकारी जॉब में हो, क्योंकि परिवार में कोई नहीं है तो एक लोगों का दृष्टिकोण जो होता है देखने का वो नजरिया बदल जाता है। और पिताजी ने जो अपने हिसाब से उनने जो ताने सुने होंगे वो हमें नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत ताने उनने भी सुने होंगे। कुछ बात उनको खटकी होगी, कुछ बात खटकी होगी, तो उनको ये था कि अब हम लड़के को अपने सरकारी, इस वजह से गवर्नमेंट जॉब में पापा ने ज्यादा फोकस किया। हमको मतलब इंकरेज करते रहे। हम तो बीएससी भी नहीं कर रहे थे, फाइनेंस की कंडीशन थे, तो पिताजी ने हमको वो कूटा था, कह रहे थे कि जाओ बीएससी करो, कि बीएससी के लिए पैसा वैसे दिया, फिर हमने बीएससी किया। पर हम उसके बाद हमें लगता है कि ठीक किया, पोर्ट दिया उस टाइम पे, तो हम गवर्नमेंट यूपीएसआई का वो करने लगे। फिर हमें जैसे जैसे समझ में आई, धीरे धीरे जैसे समझ में आया, तो फिर मेरे एक में हमने बनाया कि हमें आखिरी समय 2 स्टार तो लगाने हैं। पहले हमें भी कांस्टेबल अगर हम बने, होमगार्ड बने, अभी भी एग्जाम होमगार्ड का जैसे, तो होमगार्ड भी बने, लेकिन मेरा आखिरी समय जब मैं जॉब को मतलब रिटायर हो तो 2 स्टार होनी चाहिए कंधे। दरोगा। हाँ। अच्छा, आपके मन में कभी नहीं आया कि यार अकेले पापा काम कर रहे हैं तो हम भी कोई नौकरी पकड़ ले? हमने कई बार कोशिश की, मतलब हमने पेंटिंग मशीन में जब काम किया, जब फ़ोन लेना था हमें, तो हमने बड़ी जिद की। तो पापा ने कहा मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो फिर हम गए। हम 8 घंटे का 12 घंटे का कुछ देते थे, तो हम 1 महीने शायद किया था, 1 महीने तो हमने कुछ रुपए दिए, कुछ हमने फिर मम्मी ने किस्त बनवाई, कुछ मम्मी ने दी थी, फिर किस्त बनवाई, तो फिर फ़ोन लिया था। कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? लगभग फ्लो के साथ हमें लगता है 3.5 साल। 3.5 साल। कौन सा रिजल्ट आया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 60,244 वैकेंसी निकली थी, तो उसका रिजल्ट आया था। तो वो रिजल्ट अब होली की जस्ट 1 दिन छोटी होली को आया था। तो उस टाइम जब हमने रिजल्ट देखा था, हमको रिजल्ट मतलब हम ऐसे लेटे देखा, तो उसमें बस शॉर्ट लिस्ट नाम हुआ, सॉरी नेक्स्ट टाइम वगैरह कुछ लिखा था। वो रिजल्ट अभी पढ़ा इसने। फिर मैंने वो रिजल्ट देखा तो मेरा पूरे शरीर से पानी हो गया, मतलब शरीर पूरा पसीना छोड़ दिया। अब हम किसी को बता नहीं सकते थे क्या हुआ। फिर घर में नहीं बताया, फिर सामने इनको बताया किसी ने कि रिजल्ट आ गया है। तो अनूप या तो कोई लड़का होगा, तो उसका उसमें लिस्ट में नाम था, नाम और रोल नंबर था, तो नाम जो लिख के सर्च किया तो आ गया। तो वो खुशी से आए, मम्मी से कह रहे कि लड्डू खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि लड्डू कि अरे रिजल्ट आ गया, तो लड़के का हो गया। तो अब बउआ ने बताया नहीं हमको, फिर उन्हीं के नंबर से फिर हमें फ़ोन किया, फिर हमसे पूछ रहे, तो हमने कहा कि मैं नहीं हुआ है, कोई दूसरा होगा। अच्छा, आंटी के पास फ़ोन नहीं था? आज भी नहीं, अभी भी नहीं। आज भी नहीं। इनके पापा का भी बिगड़ गया। मेरे पापा के पास कीपैड का है अभी भी। अभी हम फ़ोन करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी सही। फिर क्या हुआ? फ़ोन किया उन्होंने घर में? मम्मी को फ़ोन किया, तो फिर मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो फिर मम्मी भी वहाँ से परेशान हो गए। फिर पिताजी को जो बताया, पिताजी भी फिर वो हो गए कि क्योंकि बहुत उम्मीदें थी मेरी, और हमने बता दिया था। हम जब आए थे पेपर करके, तो अमीन पापा से बोल दिया था। हमने कहा था पापा कि इस बार हो जाएगा, कोई टेंशन करे, हो जाएगा ना। तुम्हारा बार यही बोलते हो कि तुम्हारा हो जाएगा, इस बार बहुत अच्छी तैयारी है। हर बार तुम लोग कहीं कुछ ना कुछ नंबर से रह जा रहे हो, या फिर हम बता दे तो कह रहे इस बार हो जाए। हमने कहा पापा वर्दी सिलाने को डाल दो फिर। हाँ, तो फिर उस टाइम हमने बोल दिया, हमने कहा खाओ, टेंशन न लो। अभी टेंशन रहती है जब एग्जाम रहता है, तो मम्मी के सिर दर्द करने लगे, थोड़ा नस में प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा सोचती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं। आपने ट्रेनिंग के सपने देख लिए थे? हाँ, सब हो गया था, मतलब मुझे रिजल्ट ही आना था। हम बड़े खुश थे कि हो जाएगा। तो कैसे संभाले? तो अब हमने तो फिर उम्मीद छोड़ दी थी कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था लगातार। मतलब ये होता है कि जिसके घर में 2 लड़के होते या 3 लड़के होते, तो उनकी जिम्मेदारियां तो धीरे धीरे आने लगती हैं, सबसे बड़े में फिर छोटे में।
लेकिन जो एक घर का लड़का होता है, भले देर में जिम्मेदारियां आती लेकिन एक साथ आती हैं। एक साथ। तो ये था, तो मेरे हम सोच रहे थे कि अब लगातार पिताजी भी इतना वो कर रहे हैं, उनको भी हर बार क्या उम्मीदें दें। पर इन लोगों को ये था कि हर बार तुमने मेहनत तो की थी, तुमने अपना 100% दिया है, अगर तुम्हारा वो वाले रिजल्ट में शॉर्ट लिस्ट ना होता तो बात अलग थी, लेकिन तुमने मेहनत की, मेहनत दिखी है। अगर यहाँ से वापसी हो जाओ, खाली आ जाओगे, थोड़ी और कोशिश करो, शायद कुछ ना कुछ तुम मिल ही जाएगा। आधा सफर हो गया, थोड़ा बहुत और एफर्ट डालो, नाम रोशन, पढ़ाई तो तुम्हारी बेकार नहीं गई है। अच्छा उस टाइम पे होली थी। हाँ वो छोटी होली में थी 13 को, आज भी याद है, 14 को होली। हम खाली गुनिया बन गई थी बाकी, फिर हमने चूल्हा नहीं, मेरा 8 दिन जला था कि सब्जी पूड़ी रोटी क्या है क्या नहीं, ऐसे पड़े रहते थे। हमारा तो ऐसा हाल था कि हम ये भी नहीं थे, हमको तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा भगवान जाने। वहाँ पे भी 15 दिन कम से कम हमने खाना नहीं खाया, 15-20 दिन मतलब ये ड्यूटी करके आ जाए तो इनको बस कर करके हिम्मत बांध के बैठ जाते थे, जो करना होता कर देते थे। मगर इनके हम अपनी बीती इनसे नहीं कही, कहते थे कि ये यार न मैं इससे कहा। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है आपका? नेक्स्ट एग्जाम ये अभी 6-7 जून को जो एग्जाम यूपी पुलिस का होना है, इसमें भी शायद जीडी की वैकेंसी आई है। जीडी की वैकेंसी आई। जीडी का सेंटर मेरा बहुत दूर गया है। कहाँ पे? कुन्नूर, केरल भेज दिया है। न कोई ये भी है ना कि भाई यहाँ से वहाँ जाने में खर्चा भी है। अब मेरे पिताजी की सैलरी अगर 12,000 है तो आप समझिए यहाँ से खर्चा 10,000 11,000 पड़ रहा है। आप सोचिए कैसे एक गरीब मध्यम परिवार का लड़का, मिडिल क्लास का, जो एक सपने दिखाता है, और वो भी जॉब भी हाई लेवल की नहीं है, ऑफिसर लेवल की है, या फिर IAS PCS, तो इतना एफर्ट कर पाएगा आदमी। यहाँ से 12,000 पिताजी कमाते हैं तो 11,000 तो हमें लग ही रहा है आने का जाने का खर्चा, तो कैसे सर्वाइव करके जा पाएगा। सर टेक्स्ट बुक के बारे में आपको कब पता चला? गांव में लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है, पर जो पढ़ रहा है बिना टेक्स्ट बुक के वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है लड़का वो भी टेक्स्ट बुक या किसी भी मॉक माध्यम से दे रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को वो कंपेयर कर रहा है कि मैं इतने लोगों में यहाँ पे हूँ। अगर गाँव में या देहात में कहीं भी किसी कोने में लड़का पढ़ रहा है तो अपने आप को जज कैसे करेगा। तो टेक्स्ट बुक के बारे में हमें वहाँ से पता चला कि नहीं, यहाँ पे मॉक देंगे तभी मतलब कि अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि परसेंटाइल वगैरह वगैरह, इतने लोग यहाँ पे लाखों लोग स्टूडेंट, पता चलेगा कंपटीशन क्या है, किस लेवल में तुम स्टैंड कर रहे हो और कहाँ पे कमी रह गई है। और ऐसी बात नहीं, टेक्स्ट बुक में हमने ऐसा जीडी के एग्जाम दिए थे, हूबहू क्वेश्चन हमारे आए थे, हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया जीडी में, जो मॉक टेस्ट घर में दे के गए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन अभी 2-3 बार हमें इससे पता चले जो हूबहू क्वेश्चन आए, सेम टू सेम। और हमको मतलब याद नहीं रहा, लेकिन एनालिसिस हमने करते रहे तो उसमें जो आंसर था दिया है, ऊपर जो क्वेश्चन दिया तो एकदम से क्लिक हो जाता था कि अरे यही आंसर है, ये तो पहले किया हुआ। हाँ किया हुआ। तो बड़ा एक वो होता था कि ये वाले बहुत लोग इसमें फंसेंगे अगर जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा टेक्स्ट बुक में, लेकिन हमने एक क्वेश्चन की यहाँ से लीड ले ली, तो बड़ी खुशी होती थी हमको। मतलब बहुत अच्छा हमें टेक्स्ट बुक का बड़ा साथ रहा मेरा था। अगर हम आपसे पूछे, जब से आपने होश संभाला है तब से लेके आज तक आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्या करें, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, आंखें खोलते हो आगे अंधेरा सा है, वो कौन सा मोमेंट था? मैं ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं हमें लगता है मेरा सबसे ज़्यादा यही जो लास्ट टाइम में आउट हुआ फाइनल आउट, यही सबसे ज़्यादा डार्क डे था वो था। उसके बाद मैं सोच नहीं पा रहा था, मतलब हमें अपनी ऐसा लग रहा था कि द एंड कर लें, इसके बाद या तो हम पढ़ाई छोड़ दें। नफरत सी होने लगी थी, हमें किताबों को देख रहे तो अजीब सा लग रहा था, पर बहुत घर वालों ने सपोर्ट किया, तो उसके बाद मैं अपने आप को बैक किया, स्टैंड किया, फिर मैंने ये वाला। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों में लगता है कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं? हमें लगता है अपने आप को हिम्मत नहीं आनी चाहिए और अपने आप में बिलीव रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है अपने आप को अगर कोशिश कर सकते हैं तो अपने आप को चेक करते रहें कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है और उस पर सुधार करें। आने वाले समय में हमें लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे, बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लें। क्योंकि हम इस वजह से ये मैसेज दे सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, लगभग हम उसी फेज से गुजर के वापस आएँ, तो हमें लगता है कि अगर हम खड़े हो सकते हैं तो कोई भी खड़ा हो सकता है। तो अनूप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू जो आपने टेक्स्ट बुक को बुलाया। ये एक छोटा सा गिफ्ट टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से आपके लिए। तो ये थी अनूप जी की कहानी, पर सपनों का सफरनामा नहीं रुकने वाला। आज हम हैं कानपुर में और फिर मिलेंगे एक नई जगह नई कहानी के साथ।
सफरनामा।